हेलो स्टूडेंट, आई एम अजय सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज और एकलव्य आईएएस एकेडमी में के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। मतलब इसमें हमने कल जो बताया था वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इसके बीच में आपका मेजर जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ है, इसको अपन ने डिस्कस किया था। और आज अपन ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग एक्चुअल में क्या है और किस चीज़ों से बनता है। तो वो सारे जो कन्फ्यूज़न है जो आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग के साथ इसके साथ जो हो सकता था वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग का मतलब ये है कि जो आपका जो फॉर्म है, फॉर्म का जो आपका मालिकाना जो हक है वो किसके पास है और उसका प्रबंधन करने वाली जो एजेंसी है वो कौन सी है। तो इसके बेसिस पे हम उस पूरी अलग अलग टाइप के कई आपके सिस्टम बनते हैं, जिसको अपन सिस्टम ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत इसमें अध्ययन करते हैं। इसमें बेसिकली मेन जो आपका जो बैकग्राउंड है वो इस चीज़ का है कि आपका कैपिटल जो है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है और उसमें कल्टीवेशन किस टाइप की जा रही है। मतलब उसमें साइंटिफिक कल्टीवेशन का लेवल क्या है और उसके थ्रू जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस एजेंसी को जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपका कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट भी उसी एजेंसी को उसके प्रोपोर्शन में जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर अपन किस तरह से इसमें बना के रखते हैं उसी का अपन इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो जैसा इसमें कहा है, जब खेती का अध्ययन भूस्वामित्व एवं फार्म के प्रबंधन, दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि मालिकाना हक किसके पास है और फार्म का प्रबंधन कौन कर रहा है, के आधार पर जब किया जाए तो उसको अपन खेती की प्रणाली कहते हैं। जो हमारे देश में मुख्य रूप से जो खेती की प्रणाली पाई जाती है, हमारे देश में पूरे विश्व में जिस तरह का खेती का प्रणाली पाया जाता है वो उसको अपन इन कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। आपका व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती, जिसको अपन इंडिविजुअल फार्मिंग कहते हैं, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे बड़े स्तर पर पाया जाता है। फिर दूसरा आपका पूंजीवादी खेती, जिसको अपन कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कहते हैं। इस तरह का फार्मिंग सिस्टम अब जो है, जो आधुनिक जो अभी का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसमें ये धीरे धीरे ज़्यादा आपका अस्तित्व में आ रहा है। फिर है तीसरा आपका राजकीय खेती, स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग शुरू से अपने यहाँ है, लेकिन ये स्टेट फार्मिंग का आपका जो मोटो होता है या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। उसमें ये होता है कि भाई आप किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को विकसित करते हो और उसको फार्मर तक कैसे पहुंचा सकते हो। मतलब इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको करने, इस प्रणाली का, वो ये है कि फार्मर का वेलफेयर किस प्रकार से हो, जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। फिर आपका सामूहिक खेती। सामूहिक खेती हमारे कंट्री में ज़्यादा नहीं पाया जाता। ये आपका इजराइल हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्री में पाया जाता है। और फिर हो गया आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये भी अपने कंट्री में पाया जाता है। तो अब अपन इंडिविजुअल बेसिस पे अपन इसका स्टडी करेंगे। खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें कृषक आपका स्वयं भूमि का मालिक एवं प्रबंधक होता है। इस टाइप के सिस्टम में आपका जो कृषक है वही क्या होगा, आपका भूमि का मालिक होगा और वही सारी चीज़ को मैनेज करेगा। मतलब जो भी डिसीजन फार्मर लेगा उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो जो आपका जो प्रॉफिट आएगा उसको भी वो वहन करेगा। मतलब इसमें बाहर की एजेंसी आपका पैसा नहीं लगाएगी या कोई संस्था इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें केवल फार्मर अपने फील्ड में सारा डिसीजन मेकिंग का काम सारा फार्मर खुद करता है और उस डिसीजन मेकिंग से जिस टाइप का इफेक्ट या जिस टाइप का प्रोडक्शन आएगा या जो भी प्रॉफिट होगा उसका भी वहन वो स्वयं करता है। लेकिन इस तरह के फार्मिंग सिस्टम में आपका एक दिक्कत होता है कि इसमें कैपिटल जो है उसका अभाव होता है। मतलब कैपिटल का निवेश जो है वो आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह का फार्मिंग सिस्टम हम अपने कंट्री में सारे फार्म में देखते हैं। जो जितने भी फार्मर इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं वो इसी तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। और इसमें आपने ये देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके पास हमेशा ही पूंजी का अभाव होता है। हालांकि गवर्नमेंट इस पूंजी के अभाव को बैंक के माध्यम से या वित्त के माध्यम से इसको पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी किसी संस्था के रूप में हम इसको डेवलप नहीं कर पाते। इस वजह से इस केस में क्या होता है
कि मैकेनाइजेशन का या साइंटिफिक कल्टीवेशन का वो स्तर नहीं आ पाता जो कि आपके दूसरे फार्मिंग सिस्टम में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कृषक अपने फार्म में सभी प्रकार के कृषि कार्य को स्वयं करता है और उसका निर्णय भी वह स्वयं लेगा और उसमें उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो सब मिलकर कृषि का कार्य करेंगे। यदि उसको बाहर से किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से भी मजदूर हायर कर सकता है। इसमें मेन आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रकार के प्रणाली में आपका सामान्यतः पूंजी का अभाव होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप के प्रणाली में पूंजी का सर्वाधिक रूप से अभाव होता है। तो इसमें आपका आंसर ये होगा कि आपका इंडिविजुअल फार्मिंग सिस्टम या व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती सिस्टम में आपका पूंजी का अभाव होता है। और इंडिया में सबसे अधिक खेती की जो प्रणाली प्रचलित है वो भी आपकी यही है, वो भी आपका इसी सिस्टम में होता है। और चूंकि इसमें पूंजी का अभाव होता है इसलिए उन्नत और वैज्ञानिक विधियां बहुत बड़े स्तर पर अपनाई तो जाती हैं लेकिन बहुत बड़े स्तर पर अपनाई नहीं जाती। फिर आपका दूसरा आता है आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इस टाइप का फार्मिंग सिस्टम आजकल जो है वो आपका अस्तित्व में आ रहा है। इसमें जो इंडिविजुअल फार्मिंग के साथ जो प्रॉब्लम है कि मतलब आपका कैपिटल का जो मतलब आपका अवेलेबिलिटी वो आपकी जो रहती है वो आपकी उसमें आपको उतनी उस स्तर पर दिखाई नहीं देगी जितना आपको कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में दिखाई देगा। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में कैपिटल का जो इंटेंसिवनेस जो है वो आपका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम भी आपका क्या है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अब इसमें क्या होगा कि भूमि का स्वामित्व और जो उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उसमें आपका पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा। मतलब इसमें या तो एक संस्था होगी या एक पूंजीपति इस चीज़ को आपको डील करेगा या वो उसको हेड करेगा। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो ये है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, मतलब जितना भी आपके पास वो फार्म का लैंड साइज़ है उसमें पर यूनिट एरिया में जितना भी अपन पूंजी लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना इस सिस्टम का उद्देश्य होता है। मतलब इसमें वो जितना ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑप्टिमम मात्रा में वो करते हैं और उससे जितना अधिक प्रॉफिट मिल सकता है उसको प्राप्त करना ही इस सिस्टम का उद्देश्य होता है। अब यदि उसमें हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो निश्चित रूप से हमको वैज्ञानिक और उन्नत रीतियों को अपनाना होगा। तो ये चीज़ जो है इंडिविजुअल फार्मिंग में नहीं पाया जाता था। इंडिविजुअल फार्मिंग में आप वैज्ञानिक रीतियों को उस लेवल पे नहीं अपनाते जिस लेवल पे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में अपनाते हैं। मतलब इसमें पूर्ण रूप से आपका वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होगा, आपका मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और उससे क्या है प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पे जो निर्णय की बात है, मालिकाना हक तो ये हो गया कि भाई किसके हाथ में रहेगा। निर्णय की बात है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके खेती से संबंधित जो निर्णय जो लेने हैं उसके लिए प्रबंधक रखे जाते हैं जो कि क्या है टेक्निकल फील्ड से होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, चाहे वो एमएससी किए हों या फिर पीएचडी किए हों। तो उनको रखा जाता है, वो उन मालिकों को सजेस्ट करते हैं कि भाई किस तरह से कल्टीवेशन करना है। मालिक अपना ये बताएगा, पूंजीपति ये बताएगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट इस फार्म से ये है, हमको ये चीज़ प्राप्त करनी है। तो फिर वो मैनेजर उनको बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस माध्यम से कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो कल्टीवेशन का मेथड हो गया, किस टाइप का कल्टीवेशन करना है, ये सारा सजेस्ट करने का काम जो है वो प्रबंधक करेंगे जो कि टेक्निकल फील्ड से होंगे, वो उनके बीच की कड़ी होंगे, वो पूरे टेक्निकल फील्ड से होंगे। अब वो उनसे बताएंगे कि भाई किस तरह का कैपिटल चाहिए, क्या क्या चीज़ वहाँ पे चाहिए जिसके थ्रू अपन वहाँ पे साइंटिफिक कल्टीवेशन करके उस ऑब्जेक्ट की अपन पूर्ति कर सकते हैं। तो फिर उस संसाधन की पूरी व्यवस्था करने का काम जो करेगा वो पूंजीपति करेगा। तो यहाँ पे आपका तथा फॉर्म पर रखे गए कर्मचारी को, हाँ, ये जो प्रबंधक होंगे ये सारे वहाँ का मैनेजमेंट करेंगे और इसके एवज में उनको पेमेंट वहाँ पे प्राप्त होगा। हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था कुछ क्षेत्र की खेती की प्रणाली में प्रयोग में लाई जा रही है। आजकल इस सिस्टम जो है ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो जैसे कुछ गुजराती हैं, कुछ हरियाणा के लोग हैं, यहाँ पे जैसे वीएनआर फार्म है। तो वीएनआर फार्म जो है एक संस्था के द्वारा ही चलाया जाता है, या एक तरह से कहना चाहिए कि पूंजीपति के द्वारा ही चलाया जाता है और उसमें फार्म मैनेजर रखे होते हैं और वो जो है पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो वो एक एग्जांपल है आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का।
फिर उसके बाद आता है आपका स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग जैसे यहाँ पे आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल होता है। तो ये स्टेट फार्मिंग जो है, जो सरकार के जो बड़े बड़े अनुसंधान फार्म हैं, जहाँ पे आपका रिसर्च होता है, या आपके बड़े बड़े केवीके हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस टाइप की जो संस्थाएं हैं, उस टाइप का जो फार्मिंग सिस्टम जहाँ पे अपनाया जाता है, वो इसके अंतर्गत आएगा। और ये सारे के सारे आपको इनको कोऑर्डिनेट करने वाली जो एजेंसी होती है, वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। इस टाइप के फार्मिंग सिस्टम में ये होता है कि इसमें प्रॉफिट का, जैसे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में ये था कि प्रॉफिट जो है उसका, प्रॉफिट कमाना आपका मेन उद्देश्य था, लेकिन इस तरह के फार्मिंग में प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पे आपका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, वो ये होता है कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो लोकल स्तर पर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, या उसका उत्पादन का जो कैपेसिटी है वो कितना अधिक है, और ये फार्मर तक किस प्रकार से पहुँचे। मतलब जिस एरिया में इस चीज़ को अपनाया जा रहा है, वहाँ के फार्मर इसको अपना सके और उस चीज़ का प्रॉफिट ले सके। ये बेसिकली इसका उद्देश्य होता है। यहाँ पे आपका फार्म का प्रॉफिट लेना उद्देश्य नहीं होता, यहाँ पे जो फार्मर का जो वेलफेयर करना, ये आपका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार की खेती में भूमि एवं पूंजी पर इसमें सरकार का आपका स्वामित्व होता है, मतलब मालिकाना जो हक है वो सरकार का होगा, ठीक है। तथा भूमि तथा उत्पादन के साधनों का प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। मतलब एक तरह से सरकारी जो कर्मचारी हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके द्वारा सारा प्रबंध किया जाता है, और पूंजी की जो व्यवस्था है वो आपकी सरकार के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकी को खोज करके इन तकनीकों को कृषकों के बीच पहुंचाना होता है। तो यहाँ पे स्टेट फार्मिंग जो है सबसे अलग हो जाता है इस वजह से, क्योंकि उसका जो उद्देश्य जो है, और सबके उद्देश्य क्या है, अपने फार्म में मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राप्त करना है, ये चीज़ होता है। लेकिन राजकीय खेती में ये चीज़ अलग हो जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कृषकों के बीच आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका खोज करना। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज। आज के सेशन में एकलव्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम क्रॉप क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो ऐसे कुल कम से कम 15-16 आधार हैं, जिसके मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम 4-5 आधार के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से क्रॉप को हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका जो बेसिस होता है वो आपका सीज़न के आधार पर है, मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर हम किस तरह से क्रॉप को क्लासीफाई करते हैं। तो ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है और सबसे स्थानीय स्तर पर जो जाने जाने वाला आपका वर्गीकरण है। जैसे इसमें हम खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इसके रूप में हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। जो इंडिया का जो है फार्मिंग जो सीज़न है वो आपका खरीफ की फसल से स्टार्ट होता है, जो कि अभी का सीज़न है। इसी टाइम पे हम जून जुलाई पे खरीफ का सीज़न आपका स्टार्ट होगा, और ये अक्टूबर तक, ये अलग अलग एरिया में अक्टूबर तक ये जाता है। फिर अक्टूबर से आपका रबी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपका अप्रैल तक जाएगा या मार्च अप्रैल तक जाएगा। और फिर उसके बाद बहुत छोटे टाइम के लिए आपका जायद का क्रॉप आता है या फिर समर क्रॉप आता है, जो कि फिर आपका अप्रैल से लेके वो जून तक आपका जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के वाइज अपन उसमें देखेंगे तो जायद की जो फसल है वो सबसे छोटी फसल होती है, जैसे 2 से 3 महीने का। और इसके अलावा जो रबी की फसल है वो आपका सबसे एक तरह से कहना चाहिए कि लंबा टाइम लेती है। और बीच में जो है आपका खरीफ का फसल है, जो कि इन दोनों के बीच में आता है। मतलब सबसे लंबा टाइम आपका रबी की फसल में रहेगा, फिर उसके बाद आपका खरीफ की फसल में, और उसके बाद सबसे छोटा जो टाइम है आपकी जायद की फसल में। और क्रॉप वाइज अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में जो सीज़न, जिस सीज़न का उपयोग किया जाता है वो आपका खरीफ की फसल है। इंडिया का जो मेन क्रॉप है वो आपका धान है। तो धान जो है, जैसे आप जानते होंगे कि खरीफ के सीज़न में बोई जाने वाली क्रॉप है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि खरीफ के सीज़न की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फसल है वो धान है, जबकि रबी की सीज़न की सबसे इम्पोर्टेंट फसल आपकी गेहूं है। और जायद की सीज़न की सबसे इम्पोर्टेंट फसल जो आपके जो छोटे मोटे जो क्रॉप, छोटी ड्यूरेशन की जो क्रॉप होती हैं, जैसे मूंग हो गया
या फिर सब्जियां हो गई, या फिर एक तरह से कहना चाहिए कि आपका मतलब ऐसी जो फसलें जो कि गर्मियों में उगाई जाती हैं, जैसे रेतीली भूमि वगैरह में, वो सारी फसलें इसमें आएंगी। तो अब जैसे इंडिविजुअल इसका अपन डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसमें अपन इसको स्टडी करेंगे। सर नेक्स्ट, जैसे खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ की फसलें इस तरह की फसलें होती हैं, जैसे अपन इसको जब पढ़ते समय अपन धान को जो है ध्यान में रखें कि इसमें आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर के साथ आपको ह्यूमिडिटी भी आपकी ज़्यादा चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। जैसे अभी इस महीने का जो मौसम है वो इसी तरीके का है, इसमें आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा है और आपकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि इस सीज़न में टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा और साथ में बरसात होती है। तो बरसात होने की वजह से जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी ज़्यादा होती है। तो आर्द्रता और अधिक टेम्परेचर, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि इस सीज़न के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसी फसलें जिनके अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अधिक ताप एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो जो भी फसल जिसके पूरे डेवलपमेंट के लिए अधिक ताप की और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, उस तरह की फसलें यहाँ पे अपन लगाते हैं। फिर दूसरा है आपका कि जो बरानी जो क्षेत्र है, बरानी क्षेत्र मतलब जहाँ पे आपका केवल जो कृषि जो है वो सिंचाई के साधन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब वहाँ पे सिंचाई के साधन की उपलब्धता नहीं होगी, वो केवल बरसात का जो पानी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अपने एरिया में भी कई बरानी क्षेत्र है जहाँ पे आपका सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और कल्टीवेशन केवल बरसात के जो पानी है उसके माध्यम से संभव है। तो उस तरह की जो फसलें हैं वो इसी सीज़न में लगाई जाती है, क्योंकि ये आपका बरसात का सीज़न है। बरानी क्षेत्र अर्थात जिन भूमियों पर सिंचाई के साधन नहीं होते, वहाँ की मुख्य फसल इस समय बोई जाती है। फिर अपन टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो ये फसलें 15 जून से 1 जुलाई के मध्य लगाई जाती है। तो अपने यहाँ जो धान भी है वो इसी ड्यूरेशन में लगाई जाती है, और उसे जो बोने का जो काम मतलब काटने का जो काम है वो सितंबर से लेकर नवंबर तक, और कई एरिया में अक्टूबर तक ये जाता है, और इसके बाद आपका रबी का सीज़न स्टार्ट होता है। अब जो भी फसल होती है उसमें दो तरह की वृद्धि अपन देखते हैं, एक तो हो गया वानस्पतिक वृद्धि, और दूसरा आपका जो स्टेज आता है वो आपका फल हो गया, बीज हो गया, फ्रूट हो गया, इस तरह का जो विकास होता है। अब पहला जो विकास होगा, पहला स्टेज जो होगा उसमें वानस्पतिक वृद्धि का है, जिसमें वो अपनी जो शरीर की जो संरचना है उसका वो विकास करती है। तो इसके अंकुरण और वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तक का तापक्रम चाहिए। या एक तरह से कहना चाहिए कि अपने पूरी वानस्पतिक वृद्धि के लिए उसको इस रेंज का जो है टेम्परेचर इसको उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा टेम्परेचर रहेगा तो इसकी वृद्धि काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो धान जो है, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, कपास, लोबिया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस तरह की जो फसलें हैं वो सब के सब इसमें आती हैं। हमारे देश में खरीफ की फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है, और हमारे देश में कुल क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले स्थान धान का आता है, जो कि आपका खरीफ का एक फसल है। फिर दूसरा आता है आपका रबी की फसल। रबी की फसल में मतलब ये खरीफ और रबी में आपका मेजर आपका अंतर ये है, खरीफ और रबी में मेजर आपका अंतर ये है कि जो खरीफ में आपको अधिक टेम्परेचर चाहिए और आर्द्रता चाहिए, जबकि रबी की फसल में आपको टेम्परेचर कम चाहिए, है ना, और उसको एक लंबा टाइम चाहिए जिसमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो, वो टेम्परेचर की मात्रा आपकी कम हो, या ठंडी का जो एक तरह का सीज़न हो। एक लंबा ठंडी वाला सीज़न जो है इस तरह के क्रॉप को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैच्योर करता है, और उसकी वानस्पतिक और जननिक जो वृद्धि है उसको भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, संपादित करता है। तो ऐसी फसलें जिनके अंकुरण तथा वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु तथा अल्प प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें आपकी गर्म जलवायु चाहिए और आपका आर्द्रता चाहिए, और इसमें ठंडी जलवायु तथा अल्प प्रकाश काल की इसको आवश्यकता होती है। अब जैसे ही आपका खरीफ का फसल कटेगा तो वैसे ही रबी की फसल की बुआई चालू हो जाती है। खरीफ का सीज़न जैसे हमने पिछले इसमें स्लाइड में पढ़ा कि आपका नवंबर तक जाएगा, तो इसकी जो आपकी वो है, ये फसलें अक्टूबर से नवंबर के माह में इनकी बुआई चालू हो जाती है।
तो ये जो है इनकी बुआई जो चलेगी जिस एरिए में जहाँ पे खरीफ की फसल रबी की फसल बोई जाएगी, अक्टूबर से नवंबर माह में बुआई की जाती है। तथा इसका जो आपका कटाई वाला जो टाइम है वो आपका मार्च से अप्रैल तक चलता है, मतलब मार्च अप्रैल तक कटाई का सीज़न चल सकता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे एक तरह से 6 महीने का इसका ड्यूरेशन है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो सबसे लंबा जो सीज़न है वो इंडिया में रबी का सीज़न होता है, क्योंकि 6 महीने 12 महीने में 6 महीने तो केवल रबी के सीज़न में ही आपको इन्वेस्ट हो गया। फिर जो बाकी जो 6 महीना है वो आपका खरीफ और जायद की फसल में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो रबी की फसल में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो टाइम पीरियड जो रहता है वो आपका एक लंबा होगा। फिर इस वर्ग के फसलों की तथा फसल के अंकुरण और उसके वानस्पतिक वृद्धि के लिए इसमें देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का मान आपका कम है। इसमें आपका 15 से 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वही अपन ने जो खरीफ में देखा था, खरीफ में हमने देखा था कि वो जो टेम्परेचर था आपका 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर था। तो इसको आप इस तरह से भी डिग्री सेल्सियस था, इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जब ये जहाँ से ख़त्म होता है रबी का जो आपका जो अपर रेंज है वो इसका लोअर रेंज है, मतलब 25 से आपका 35 डिग्री सेल्सियस आपको खरीफ में चाहिए, जबकि रबी में आपको 15 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इस तरह का जो टेम्परेचर है या इस तरह का जो तापमान है वो ठंडी के टाइम पे ही अवेलेबल होता है। अब इसकी जो मुख्य जो क्रॉप है वो आपका गेहूँ, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, इस तरह की सरसों, इस तरह की जो क्रॉप है वो इस सीज़न में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोई जाती है। फिर इसके बीच में इसके बाद आता है आपका, आप ये मान के चलिए कि जो रबी का सीज़न है वो आपका 6 महीने का हो गया और एक मोटे तौर पे, और खरीफ का जो सीज़न है वो आपका 4 महीने का हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास साल भर में केवल 2 माह बचता है जो कि जायद के क्रॉप के लिए हमको मिलता है। अब जायद का क्रॉप का कहने का मतलब ये है कि समर क्रॉप, इस तरह के क्रॉप में गर्मी को सहने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि गर्मी का जो पीक पीरियड है उसी के दौरान इस टाइप के क्रॉप को बोया जाता है। और इस सीज़न में सभी तरह का क्रॉप हम नहीं बो सकते। इस सीज़न में हम केवल उसी क्रॉप को बोते हैं जिस क्रॉप में गर्मी को सहने की क्षमता ज़्यादा है, या गर्मी के टाइम पे वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि और फल और फ्रूट का जो विकास है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकता है, उसी क्रॉप को हम इसमें लगाते हैं। तो इस वर्ग की फसलों में गर्मी को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है तथा अधिक ताप और अधिक प्रकाश काल में ये वृद्धि करते हैं। फिर इन्हें साधारणतः आपका 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य बोया जाता है, और ये फसलें आपकी कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। तो मान लीजिए कि मोटे तौर पे 2 से 3 महीने में इस तरह की फसलें तैयार हो जाती है। 2 से 3 माह में इस तरह की फसलें जो हैं वो आपकी तैयार हो जाती है। अब इसमें जैसे मैं उसमें भूल रहा था, इसमें आपकी कद्दू वर्ग की जो फसलें हैं वो मेन फसलें हैं। फिर आपका मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार चरी, इसमें मक्का और ज्वार चरी ये आपका फॉडर क्रॉप है, मतलब मक्का का मेन क्रॉप हम इसमें नहीं उगाते हैं। इसमें मक्का का जो फॉडर, मतलब आपका जो जानवरों को खिलाने के लिए चारा वाली जो फसलें हैं उसका अपन इसमें उपयोग करते हैं। तो मक्का एवं ज्वार चरी इसको अपन उगाते हैं। इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप है इसमें आपकी मूंग और उड़द है, क्योंकि कम टाइम की क्रॉप होती है, कम टाइम की क्रॉप होती है और ये ज़्यादा टेम्परेचर को भी आसानी से ये सह लेती है। तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ आपका सीज़न के बेस पे, जिसमें आपकी पहली खरीफ क्रॉप है, दूसरा आपका रबी क्रॉप है और तीसरा आपका जायद क्रॉप है। फिर आता है फसलों का वर्गीकरण, दूसरा आधार जो इनके जीवन चक्र के आधार पे निर्भर करता है, मतलब उसके बेसिस पे आधारित है। जीवन चक्र के आधार पे कहने का मतलब ये है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि 1 वर्ष में ही अपने पूरे जीवन काल को कंप्लीट कर लेती हैं और फल फ्रूट को प्रोड्यूस करके 1 साल में वो ख़त्म हो जाती हैं, जबकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि अपने पूरा जीवन काल जो है वो 2 वर्ष में कंप्लीट करती हैं। 2 वर्ष में कंप्लीट करने का मतलब ये है कि पहले साल में वो अपनी पूरी वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, पहले साल में वो वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, और जो दूसरा साल होगा, दूसरा जो साल होगा उसमें वो
अपने फल या कहना चाहिए कि फल फूल व बीज का विकास करेंगी। मतलब इसको एक तरह से अपन जननिक वृद्धि कह सकते हैं। तो पहले साल में वानस्पतिक वृद्धि और दूसरे साल में जननिक वृद्धि करती हैं। तो इस तरह की जो क्रॉप है जो कि अपना जीवन चक्र पूरा 2 साल में कंप्लीट करती है, उसको अपन द्विवर्षीय या बाइनवर्स क्रॉप कहते हैं। फिर तीसरा आता है आपका बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलों का मतलब ये है कि जो अपने जीवन चक्र को लंबे समय तक चालू रखती हैं, लंबे समय तक चलाती रहती हैं। जैसे उसमें आपका एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पीरियड पे वानस्पतिक वृद्धि भी होगा, फिर उनमें फल और फूल और बीज का भी विकास होगा, और उसके बाद भी अपने जीवन चक्र को जारी रखती हैं। मतलब ये जो है इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो अपने जीवन काल में कई बार करती हैं। जबकि इस तरह की जो क्रियाएं हैं वानस्पतिक वृद्धि और फल और बीज का जो विकास है, ये एक वर्षीय फसल और द्विवर्षीय फसल। एक वर्षीय फसल ये पूरी क्रिया 1 साल में करेगी, जबकि द्विवर्षीय फसल इस पूरी क्रिया को 2 साल में करेगी। जबकि ये जो है, लेकिन ये दोनों एक ही बार करेंगे, इस चीज़ को दोनों एक ही बार करेंगे। एक ही बार इनमें वानस्पतिक वृद्धि होगा और एक ही बार फल और बीज वगैरह इसमें आएंगे। एक बार आने के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या इनका जीवन जो है, कहना चाहिए अस्तित्व नहीं कहना चाहिए, इनका जीवन जो है खत्म हो जाएगा। जबकि बहुवर्षीय फसलें ऐसी होती हैं कि इस तरह की क्रिया को अपने जीवन चक्र में वो कई बार दोहराती हैं, तो वो आपका बहुवर्षीय फसलें कहलाएंगी। जैसे आगे अपन देखेंगे, इस वर्ग की फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या उससे भी कम समय में पूरा कर लेती हैं। तो खरीफ और जो रबी के सीज़न में जितनी भी आपकी क्रॉप्स आती हैं वो सब की सब जो है लगभग इसी सीज़न में आएंगी, मतलब इसी आपके वर्ग में आएंगी। जैसे आपका धान हो गया, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, जौ, ये जितनी भी क्रॉप्स हैं इनका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये 1 साल के अंदर ही वो पूरी वानस्पतिक वृद्धि कर लेती हैं और उसी दौरान अपना बीज भी प्रोड्यूस करके वो मतलब प्रोडक्शन को प्रभावी देती हैं। और इसके बाद उनमें फिर से यदि हम प्रोडक्शन चाहेंगे तो ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आपका द्विवर्षीय फसल आएगा। द्विवर्षीय फसलें वो होती हैं जो कि प्रथम वर्ष में आपका वानस्पतिक वृद्धि करेंगी। फर्स्ट ईयर में अपने पूरे आपका रूट सिस्टम का, स्टेम का या शूट सिस्टम, आपका पत्तियां हो गई, इन सब का पूरा विकास करेंगी। और दूसरे साल जो है वो फल फूल और बीज को वो तैयार करती हैं, फल फूल और बीज को तैयार करती हैं। और इस प्रकार से वो 2 वर्ष में अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करती हैं। तो इस प्रकार के जो इसमें हम देखेंगे जिसकी जानकारी हमको है सामान्य स्तर पर, वो है चकुंदर हो गया, प्याज हो गया। जो प्याज की जो फसल है वो आपकी 2 साल की फसल है, मतलब प्याज की फसल 2 साल में आपकी एक बार उत्पादन देती है। फिर तीसरा आया आपका बहुवर्षीय फसल। इस प्रकार की इस वर्ग की फसलों में 1 वर्षीय और द्विवर्षीय फसलों के समान फल फूल और बीज सभी चीज़ तैयार होगा, लेकिन इसके बाद भी वो अपना जीवन चक्र आपका जारी रखते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है जो आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गए, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, चीकू हो गया, नींबू हो गया, ये सब क्या करते हैं कि एक टाइम पीरियड में अपना पूरा वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, फिर उसके बाद उसका फ्रूट और सीड भी प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो अपने पत्तों को झड़ाकर एक तरह से डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, और फिर अगला सीज़न आने पे उस प्रक्रिया को फिर से चालू कर देंगे। और ऐसा ये प्रक्रिया जो है, ये चक्र वो अपने जीवन में कई बार दोहराते हैं। तो इस तरह के जो क्रॉप्स कहलाएंगी वो आपकी बहुवर्षीय फसलें कहलाएंगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो अपन फील्ड जो क्रॉप देखते हैं उसमें गन्ना का पेड़ी वगैरह हो गया। गन्ना का पेड़ी मतलब रटूनिंग जो हो गया, गन्ने की रटूनिंग क्रॉप। तो गन्ने में हम क्या करते हैं कि जो रटून क्रॉप लगाते हैं उसमें उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके ठूट को अपन छोड़ देते हैं, उसके ठूट को छोड़ देते हैं, और थोड़ी बहुत आपका जो सामान्य इंटरकल्चर जो ऑपरेशन है उसको अपनाकर उस क्रॉप को बढ़ने दिया जाता है। तो यहाँ पे जो गन्ने का क्रॉप है कम से कम 2 से 3 फसल हमको रटूनिंग से प्राप्त हो जाती है। तो इसका भी जीवन चक्र ऐसे केसेस में 2 साल से ज़्यादा जाता है। तो चूंकि इसका जीवन चक्र 2 साल से ज़्यादा जा रहा है, इसको भी बहुवर्षीय फसलों में रखा जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इससे आता है कि जो गन्ने की जो पेड़ी है वो जो है वो कौन से वर्ग में आएगी।
तो लोग उसको कंफ्यूज होकर द्विवर्षीय फसलों में डालते हैं, जबकि गन्ने की जो पीढ़ी है वो आपकी बहुवर्षीय क्रॉप कहलाती है। फिर फसल का जो वर्गीकरण है वो हमने किया है आर्थिक आधार पर या व्यावसायिक आधार पर। व्यावसायिक आधार पर कहने का मतलब ये है कि उसे हम किस तरह से उपयोग में लाते हैं। जैसे क्रॉप को हम जैसे अलग अलग क्रॉप को देखते हैं, तो कुछ क्रॉप का जो फार्मर जो है वो अपने घर के स्तर पर उपयोग कर सकता है। जैसे धान है, धान को अपने घर के स्तर पर उपयोग कर सकता है, मतलब खाने के लिए भी उपयोग कर सकता है और दूसरी चीज़ों में उपयोग कर सकता है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसका उपयोग वो घर के स्तर पर नहीं कर सकता। जैसे अपन देखें, अपन कहें कॉटन को, कॉटन का जो उपयोग है फार्मर अपने घर के स्तर पर नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जितना कॉटन वो ग्रो करेगा, जितना कपास वो ग्रो करेगा, वो सारा का सारा वो मार्केट में सेल कर देता है। मतलब यदि कपास को जितना उसने ग्रो किया है तो 100% जो है वो मार्केट में ये मार्केटेबल होता है। मतलब आपका 100 का 100% वो मार्केट में जाके बेच देता है। जबकि इसी केस में हम धान की बात करेंगे तो धान का कुछ पोर्शन तो क्या करेगा कि 100% में कुछ पोर्शन वो अपने खाने के लिए रखता है, और बाकी जो है जैसे अपन ने माना कि 40% जो पोर्शन वो खाने के लिए अपने रखेगा, और 60% क्या करेगा, मार्केटेबल होगा उसका, वो जाके इसको मार्केट में सेल करेगा। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस जो है, तो इसमें सबसे पहला जो है वर्ग है आपका अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें मतलब आपका सीरियल्स क्रॉप हुआ। तो इस सीरियल्स क्रॉप में वो सारी क्रॉप्स आएंगी जो कि मुख्य रूप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की स्रोत हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स की स्रोत रहेंगी और उनसे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होगी। जैसे हम अलग अलग सिविलाइजेशन में देखते हैं कि हर जगह पे क्या है, जो खाने का जो उनका सिस्टम है उसमें एक तो स्रोत होगा उसका कार्बोहाइड्रेट्स का और दूसरा स्रोत होगा आपका दाल का। जैसे हमारे एरिया में देखेंगे तो चावल जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है, जबकि जो अरहर दाल जो कहना चाहिए वो अपना क्या है, दाल का आपका स्रोत है। ऐसे ही अपन दूसरे एरिया में जैसे आयरलैंड में देखेंगे तो जो आलू जो उनका ये है, आलू जो है वो आपका इनके कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है, और वहाँ दाल के लिए जो है प्रोटीन के लिए उनका स्रोत अलग होगा। तो किसी भी सिस्टम में आप जाएं या किसी भी एरिया में क्षेत्र में जाएं तो वहाँ आपको दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत मिलेगा और दूसरा आपका दाल का स्रोत मिलेगा। और उसके अलावा फिर धीरे धीरे विकास के साथ जो वसा के स्रोत भी है वो वहाँ पे दिखाई देने लगे और उपयोग में आने लगे। तो सबसे पहले जो अनाज वाली जो फसलें हैं वो उसके जो दाने हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के आपके स्रोत होते हैं। और बेसिकली जितने भी अनाज वाली फसलें हैं उसमें ज़्यादातर क्या है, उथली जल वाली फसलें होंगी। मतलब उनका जो जड़ का सिस्टम हो गहरा नहीं होगा, उसमें रेशेदार जड़ होंगी, टैप रूट सिस्टम नहीं पाया जाएगा, और उसमें आपका वो ज़्यादातर एक बीजपत्री होंगी। मतलब उनका जो सीड है वो एक सिंगल होगा, उसमें दो आपके पत्र बीज के नहीं पाए जाते। दो बीजपत्र और एक बीजपत्री में आपका यहाँ पे ये समझिए कि जैसे धान है, धान को हम तोड़ नहीं सकते, धान को एक सिंगल उसका जो बीज है वो सिंगल होता है, तो वो एक बीजपत्री कहलाएगा। जबकि इसी की जगह जैसे चना दाल हो गया, चने दाल को जब हम देखेंगे, जब उसके सीड को कोट को निकालेंगे तो हमको उसमें दो पत्र दिखाई देंगे, दो पत्र जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के फसल को हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो अनाज वाली फसलों में ज़्यादातर जो है वो आपके एक बीजपत्री रहेंगे। उनका जो कहना चाहिए कि गुण जो है वो इस तरह का है कि वो एक बीजपत्री होगा और दूसरा आपका उथली जड़ वाले सिस्टम होंगे, ये उथली जड़ वाली फसलें होंगी। तो इसमें आपका धान हुआ, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, जौ, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत आएंगी। जैसे इसमें धान जो है आपका खरीफ के सीज़न में आएगा और गेहूँ आपका यहाँ पे रबी के सीज़न में आएगा। तो ये मतलब अनाज की फसलें भी इसको हम खरीफ और रबी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर दूसरा पोर्शन आता है आपका दलहनी फसलें। हाँ, कभी कभी हम अनाज वाली फसलों को अदलहनी फसलें भी कहते हैं। अदलहनी फसलें भी कहते हैं। इनफैक्ट एक का जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस यही है कि दलहनी और अदलहनी फसलें। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो अनाज वाली फसलें हैं उसको बेसिकली हम लोग अदलहनी फसलें कहते हैं, और जो दलहनी फसलें होती हैं वो जो बेसिकली होता है वो आपका प्रोटीन का स्रोत होता है।
जैसे ये अनाज वाली फसलें आपके कार्बोहाइड्रेट्स की स्रोत हैं, वैसे ही आपकी दलहनी फसलें प्रोटीन की स्रोत होंगी और साथ में वो द्विबीजपत्री होंगी। वो द्विबीजपत्री होंगी और उनकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएंगी। तो इन दोनों में जैसे आप डिफरेंस देखोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं, साथ में ये एक बीजपत्री हैं और इनकी जो जड़ का सिस्टम है वो उथला है। जबकि दलहनी फसलों में ये प्रोटीन के स्रोत हैं और ये इनका जो बीज पत्र है वो आपका द्विबीजपत्री है। और तीसरा आपका इनका जो रूट का सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है या फिर गहरी जड़ आपकी प्रणाली है, तथा इनके जड़ों पर छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं। हाँ, दलहनी फसलों में एक और चीज़ पाया जाता है कि इनके जो जड़ों में छोटी छोटी गांठ पाई जाती है जिसके अंदर जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। इस राइजोबियम बैक्टीरिया का काम ये होता है कि ये जो एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वो अपने नोड्यूल्स के अंदर फिक्स कर लेता है। मतलब बाहर का जो नाइट्रोजन है उसको सोख के अपने अंदर रख लेता है और रखने के बाद जब हम इसको कटाई कर देते हैं तो जड़ सिस्टम आपका अंदर ही रह जाता है। अब जो जड़ सिस्टम अंदर रहेगा वो जो नाइट्रोजन उसने एब्जॉर्ब किया है वो पूरा का पूरा सॉइल को मिल जाता है। तो एक तरह से जो दलहनी जो फसलें हैं ये क्रॉप के लिए कहना चाहिए कि आने वाले फसल के लिए उर्वरक का कार्य करती है। जैसे मान लो हमने इस सीज़न में दलहनी फसलों को लगाया तो अगले सीज़न के लिए या कहना चाहिए कि आपका रबी के सीज़न के लिए वो एक तरह का उर्वरक का जो लेवल जो है वो बढ़ा के जाती है। तो इसलिए फसल चक्र में हमेशा हम एक दलहनी फसलों का एक स्थान देते हैं और पूरे एग्रीकल्चर के सिस्टम में दलहनी फसलों का इस वजह से इनका एक विशेष स्थान है। इनकी जड़ों पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। जैसे आपका चना हो गया, अरहर, मूंग, उर्द, इन सारी जो फसलें हैं इनके गांठों पे आपकी नोड्यूल्स पाई जाएंगी जिसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और जो एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन है उसको सोख के ये आपका सॉइल में इंसर्ट करती हैं। फिर तीसरा इसका क्लासिफिकेशन आपका तिलहनी फसलें। इस टाइप की फसलों में वो सारी फसलें आ जाएंगी जो कि तेल का स्रोत है। जैसे इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत था, इसमें आपका प्रोटीन का स्रोत था। तो ये जो है वो सारी फसलें हैं जो कि तेल के स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। अब इसमें जो हैं आपकी मूंगफली हो गए, आपका सरसों वर्गीय जितने भी फसलें हैं जैसे सरसों हो गया, तारा मीरा हो गया या तोरिया हो गया, फिर आपकी सोयाबीन, सूर्यमुखी, तिल, अलसी, कुसुम आदि ये सारी फसलें आती हैं। फिर आपके क्लासिफिकेशन में अगला भाग है आपका रेसे वाली फसल। ये उस तरह की फसलें हैं जिनसे आपको आखिरी में रेसे की प्राप्ति होती है। तो वो इस तरह की जो ऐसी सारे फसलें जिससे रेसे की प्राप्ति होती है वो सब के सब इस वर्ग में रखी जाएंगी। जैसे आपका हो गया कपास हुआ, जूट हुआ, पटसन हो गया, सनई हो गया। ये चारों ऐसी फसलें हैं जिनसे आपको रेसे की प्राप्ति होती है। कपास के बारे में आप जानते ही हैं, जूट, सनई और पटसन इनके थ्रू भी रेसे की प्राप्ति होती है। तो इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन फसलों से आपको रेसे की प्राप्ति होती है। तो ऐसे 4 ऑप्शन में जैसे आपको एक ऑप्शन पटसन का मिलेगा और 3 ऑप्शन ऐसे फसलों का मिलेगा जो कि जिससे रेसे प्राप्त नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मक्का, ज्वार, बाजरा और पटसन। तो ऐसे केस में सही आंसर आपका पटसन होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन का अगला वर्ग है शर्करा वाली फसलें। इस तरह की जो फसलें होती है इसके तनों से भी और जड़ से भी इससे हमको शुगर्स प्राप्त होती है या शर्करा हमें प्राप्त होती है। तो उस तरह की फसलें इसमें आएंगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका गन्ना और चकुंदर। गन्ने के रस से या उसके तने में जो रस जो स्थित होता है उससे हमको शर्करा प्राप्त होती है, शुगर प्राप्त होता है। और वैसे ही चकुंदर से भी हमको रस की प्राप्ति होती है, मतलब शुगर्स की प्राप्ति होती है। फिर अगला क्लासिफिकेशन है आपका मसाले वाली फसलें। वो सारी फसलें जो कि कम मात्रा में हम उपयोग में लाते हैं या मसाले के तौर पे उपयोग में लाते हैं, उन सब को हम इस वर्ग में डालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि इन सारी फसलों का अलग अलग रूप से आर्थिक महत्व है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत है उनका आर्थिक महत्व अलग है, जो आपके प्रोटीन के जो स्रोत है उनका आर्थिक महत्व अलग है, वैसे ही आपके तेल के जो स्रोत है उनका आर्थिक महत्व अलग है। उस प्रकार से आपके रेसे वाली फसल है उनका एक अलग ही सिस्टम है, वैसे ही शर्करा वाली फसल है, मसाले वाली फसल है। ये सारी जो फसलें हैं इनके सबके आर्थिक महत्व अलग अलग हैं।
तो इसी वजह से इस जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो अपन ये कहते हैं कि आर्थिक महत्व के आधार पे। इसके बाद हुआ आपका उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसलों का मतलब ये है जो कि आपके शरीर में या जो उपयोग के दौरान एक तरह का उद्दीपन जो है वो क्रिएट करती हैं। तो चाय हो गया, आपका कॉफ़ी हुआ, या इस तरह की जितने भी फसलें हैं वो सारी की सारी इस वर्ग में आएंगी। जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, अफीम जिसको अपन पोस्ता भी कहते हैं, वो सारी फसलें इस वर्ग में आएंगी। फिर इसके अलावा आपका अगला क्लासिफिकेशन है सब्जी वाली फसलें, जिसमें समस्त सब्जी आपकी इस वर्ग में रखी जाती है। फिर आपका फसल का वर्गीकरण है, आपका चौथा वर्ग है आपका वानस्पतिक आधार पर। वानस्पतिक आधार पर कहने का मतलब ये है कि जो समस्त फसलें होती हैं वो उनका जो बॉटनिकल रूप से उनका जो फैमिली है उसको अलग अलग फैमिली में वर्गीकृत किया गया है। तो उसके आधार पर अपन फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं और अलग अलग फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, वो उसकी जानकारी हमको इसके माध्यम से मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वानस्पतिक आधार पे हम फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, और इसमें मुख्य तौर पे ये देखेंगे कि कौन कौन सी फैमिली में किस तरह के क्रॉप जो हैं आते हैं, जिससे हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका घास परिवार, या इसको अपन बोलते हैं ग्रास फैमिली, जिसको हम जो टेक्निकली जो है अपन इसको ग्रैमिनी फैमिली कहा जाता है। तो जितने भी ऐसे जो प्लांट हैं जिनका वुडी स्टेम नहीं होता, मतलब जो लकड़ी वाला जो स्टेम जो है, काष्ठी जो तना जो है वो नहीं होता, वो इनके जो तने होंगे वो आपके लीफ से मिलके ही बने होंगे। लीफ इनका कई बार रोल होगा, वहाँ से तने बने होंगे। तो वहाँ पे देखो कि आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये इस तरह के जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, इन सब के तने जो हैं वो आपका उनके लीफ के सिस्टम के द्वारा ही आपका पूरा फोल्ड होता है, और वो पूरा लीफ जो है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग आपका इनका तना जो है वो क्रिएट करता है। तो इसमें जितनी भी प्रकार के आपके घासें जो हैं वो सब के सब ग्रैमिनी फैमिली में आएंगी, चाहे उनका यहाँ पे नाम दिया है चाहे नहीं दिया है। जैसे एक अपन ये जानते हैं कि जो दूब घास होता है जिसको हम रनर ग्रॉसी बोलते हैं, तो वो दूब घास भी जो है वो आपका घास परिवार के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पे जितने कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत जो हैं वो आपके ग्रैमिनी फैमिली के अंतर्गत ज़्यादातर दिखाई देंगे। फिर आता है आपका दूसरा आपका सरसों परिवार, या जिसको हम क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं। तो इस प्रकार की फैमिली में वो सारी फसलें आएंगी जो कि आपका जिनमें एक तरह का जो इनका स्मेल का जो सिस्टम होगा वो आपके दूसरे तरीके का होगा। मतलब इनके जितने भी क्रॉप में या उस क्रॉप के थ्रू जो आपका प्रोड्यूस निकलेगा उनके उसमें देखना, उसमें एल्कोलाइट की मात्रा होती है। एल्कोलाइट की मात्रा से क्या है, उनका जो टेस्ट है वो आपका दूसरा आ जाता है, और उनका जो स्मेल है वो आपका दूसरे टाइप का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अपन सरसों हो गया, राई हो गया, लाही हो गया, इन सब का जो स्मेल है वो आपका एक विशेष तरह का होता है। वैसे ही अपन ये देखेंगे आपका मूली हो गया, मूली का भी जब अपन खाएंगे तो उसका टेस्ट आपका दूसरे टाइप का आएगा। तो सरसों वर्गीय फसलों में वो सारी क्रॉप्स आएंगी जो कि एल्कोलाइट से युक्त होंगी, और इनमें आपकी सल्फ़र की मात्रा अधिक होगी। फिर आपका आता है दलहनी क्रॉप। दलहनी क्रॉप जिसको अपन मटर परिवार भी बोलते हैं या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं। अब इस परिवार में वो सारी फसलें आएंगी जो कि प्रोटीन का मुख्य रूप से स्रोत होती हैं, और जिनके जो बीज जो है वो आपके द्विबीजपत्री होते हैं। मतलब इनके बीज में आपके दो आपके पत्र पाए जाएंगे। जैसे मटर हुआ, चना, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, मसूर, अरहर, ये सारे के सारे आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में आएंगे। तो ग्रैमिनी फैमिली, फिर आपका क्रूसीफेरी फैमिली, फिर आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली, फिर आता है आपका सोलेनेसी फैमिली या फिर आलू परिवार। तो इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो है आपके आलू हो गए, तंबाकू हो गए, बैगन, टमाटर, मिर्च, ये सब जो है आपके इनके मुख्य फसल है। इनमें एक मुख्य बात होती है कि ज़्यादातर सोलेनेसी फैमिली के जो सदस्य होंगे उनके जो सीड का साइज़ होगा वो आपका काफ़ी छोटा होता है। जैसे आपका बैगन, टमाटर, मिर्च, इन सब के आप बीज का साइज़ देखिए, वो बीज का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है। तो ये एक सोलेनेसी फैमिली का एक मुख्य गुण आपका होगा। फिर इसके बाद आता है आपका कपास फैमिली या फिर कपास परिवार, जिसको अपन मालवेसी फैमिली
कहते हैं। तो इसमें आपके मुख्य जो फसल है वो आपके कपास हो गए, भिंडी हो गए और आपका गुड़हल और पटसन। इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जैसे आपने कभी भिंडी और गुड़हल का अपने घर में जो गुड़हल का जो पौधा होता है उसका आपने फ्लावर देखा होगा, तो इनके जो फ्लावर्स होंगे, कपास हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, इन सब के जो फ्लावर जो है वो एक ही तरह के, भले उसके कलर वगैरह अलग होंगे लेकिन फूलों का जो अरेंजमेंट है या सिस्टम है वो एक ही तरीके का होता है। नेक्स्ट, फिर आपका जूट परिवार या इसको बोलते हैं अपन टिलिएसी फैमिली। तो इसमें आपका जूट हो गया, सनई हो गया, ये सब उसके मुख्य सदस्य हैं, मुख्य आपका सदस्य है। इसके अलावा फिर आपका अलसी परिवार जिसे हम कहते हैं लिनिएसी फैमिली। लिनिएसी में आपका मुख्य जो फसल है वो आपका अलसी है। फिर आपका है कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी फैमिली में आपका आ जाएगा सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया और बाइसुरी हो गया। इसको भी आप इस तरह से पहचान सकते हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल देखिए और गेंदे का फूल देखिए, इन दोनों फूल में आपको एक सिमिलरिटी जो है, एक समानता आपको नज़र आएगी। तो कंपोजिटी फैमिली का भी एक गुण होता है कि इनके जो फ्लावर का जो सिस्टम है वो एक ही तरीके का पाया जाता है। फिर आपका यूफोर्बिएसी फैमिली जिसमें आपका अंडी हो गया, हजारदाना, दूधी, ये सब आएगा। यहाँ पे हजारदाना और दूधी एक फसल के रूप में अपन इसको नहीं लेते हैं, ये एक तरह का खरपतवार के रूप में लेते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो आयुर्वेदिक जो उपयोग है उसकी वजह से हमने इसको क्रॉप में यहाँ पे डाला हुआ है। तो अंडी परिवार में आपका यूफोर्बिएसी फैमिली में अंडी, हजारदाना और दूधी ये सब आएंगे आपके। फिर आपका चिनोपोडिएसी आपका फैमिली जिसमें आपका चकुंदर और बथुआ भाजी जो अपन खाते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएगा। फिर आपका एमेरलेडिएसी फैमिली जिसके अंतर्गत आपका जो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के जो क्रॉप्स हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। इस फैमिली के भी सदस्य में आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनका जो स्मेल है वो आपका दूसरे तरीके का होगा, वो आपका और आँख को चुभाने वाला होगा, आँख को चुभाने वाला होगा। जो चाइस वगैरह जो है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा हमने देखा है प्याज को भी जब हम काटेंगे तो वो आँख को चुभाने वाला होता है, वैसे आपका लहसुन जो है, लहसुन का भी स्मेल जो है एक स्पेसिफिक एक स्मेल उसका होता है। तो उस तरह की जो सारी फसलें जो हैं वो आपके इसी के अंतर्गत आएंगी। फिर आपका अम्बेली फैमिली हुआ, अम्बेली फेरी मतलब आपका गाजर का परिवार जिसमें आपका गाजर हुआ, सौंफ हुआ, जीरा, धनिया, ये सब हुआ। इस तरह की फैमिली में भी आप देखेंगे कि इनके जो प्लांट का जो वो मतलब जो लीव्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपका सेम टाइप का होता है। जैसे गाजर हो गया, सौंफ का भी आप देखेंगे, धनिया का भी, जीरा का भी, इनके जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो आपका एक विशेष तरीके का होता है। फिर आपका कुकुरबिटेसी फैमिली जिसमें आपके तरबूज हो गए, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सब आते हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के ज़्यादातर सदस्य को अपन जायद क्रॉप के अंतर्गत इसको अपन ग्रो कर सकते हैं। और कुकुरबिटेसी फैमिली के जो सदस्य हैं इनमें एक विशेष बात पाई जाती है कि गर्मी को ये आसानी से सह सकते हैं, उस टेम्परेचर को ये आसानी से उसमें अच्छा से अपना विकास कर सकते हैं। फिर आपका फसल का वर्गीकरण आपका विशेष उपयोग के आधार पे, पांचवा जो बेसिस है, मतलब जिस तरह का कई फसलों को अपन कई बार उनको किस तरह से हम उपयोग में लेके आते हैं उसके आधार पे हम उसको क्या किए हैं कि उसको यहाँ पे डिवाइड किए हैं या उसको वर्गीकृत किए हैं। तो इसमें पहले आता है आपका मृदा आरक्षक फसलें। मृदा आरक्षक फसलें इस वर्ग में कहने का मतलब ये है कि ऐसी फसलें आएंगी जो कि कम समय में तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और इनका जो मुख्य काम है जो वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा जो मृदा का जो क्षरण होता है उस मृदा क्षरण को ये क्या करती हैं, रोकने का काम करती हैं। तो इस वर्ग में जो भी फसलें आपकी दिखाई देंगी वो इस तरह की फसलें होंगी जिनका तेज़ी से आपका वानस्पतिक वृद्धि होगा और तेज़ी से जो कि ज़मीन पर फैलेंगी। इसमें वो फसलें नहीं आएंगी जो ज़मीन में जिनका जो है आपका जो विस्तार जो है वो कम होता है। जैसे मक्का हुआ, मक्का हुआ या फिर गन्ना हुआ, ये सीधे सीधे जाते हैं। तो एक तरह से मृदा क्षरण को क्या करते हैं, बढ़ावा देने वाली फसलें हैं, वो इसमें नहीं आएंगी। इसमें उसी तरह की फसलें आएंगी जो कि तेज़ी से वृद्धि करती हैं और मृदा क्षरण को रोकती हैं। जैसे आपका बरसीम हो गया, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो तेज़ी से फैलती हैं और मृदा को उसका क्षरण होने से रोकती हैं। तो
ऐसी फसलें जो कि मृदा की जल एवं वायु के द्वारा होने वाले क्षरण को या कटाव को रोकती हैं या फिर कम करती हैं, उसको अपन इसके अंतर्गत डालते हैं, मृदा आरक्षक फसलों के अंतर्गत। इनका मुख्य कार्य है कि मृदा को ढक लेती हैं और बरसात का तेज जल या फिर तेज वायु ये उससे क्या है मृदा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती। मतलब जो जल है और वायु है वो मृदा के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने के कारण उसमें अपना जो कटाव करने वाली जो क्षमता है जल की, वो कटाव करने वाली क्षमता को वो खो देते हैं। तो इस तरह की क्रॉप इसमें आएंगी। तो आपका मूंग हो गया, उड़द, लोबिया, बरसीम, सोयाबीन, ये ऐसी फसलें हैं जिसका वानस्पतिक वृद्धि आपका ज़्यादा होता है और तेज़ी से होता है, ठीक है। जबकि यही मक्का हो गया, कपास हुआ, अरहर हुआ, गन्ना हुआ, ये ऐसी फसलें हैं जो कि मृदा के जो कटाव को बढ़ाती हैं, तो उसको हम इस वर्ग में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे इसका विशेष उपयोग ये हो गया कि ये मृदा के कटाव को कम करती हैं, वैसी फसलों को हम मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। फिर आपका दूसरा है हरी खाद वाली फसलें। हरी खाद वाली फसलों में भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है कि ये कम टाइम में बहुत तेज़ी से अपना विकास करती हैं, कम टाइम में बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। और इस तरह की फसलों में क्या होता है कि हम इसको पहले ग्रो करते हैं और इनके फ्लावर्स या सीड बनने से पहले ही इसको हम मिट्टी पलट हल से मृदा के अंदर फिर से पलट देते हैं। मतलब मृदा के अंदर इसको हम दबा देते हैं। अब दबाने का उद्देश्य ये रहता है कि उसको सड़ाने के बाद वो एक तरह से जो अगली जो फसल होती है उसके लिए पोषक तत्व देने का कार्य करती है। तो इसमें आपका सिस्टम ये होता है कि इस टाइप की फसलों को हम बोने के 6 से 8 सप्ताह बाद जब वो अपना वानस्पतिक वृद्धि अच्छे से कर लेती हैं, तब उसको हम क्या करेंगे कि मिट्टी पलट हल से हम ज़मीन के अंदर उसको दबा देते हैं। उसको हल से दबा दिया जाता है तथा यह मृदा में दबाई गई फसलें कुछ समय बाद सड़ने गलने या विच्छेदित होने के बाद अगली फसल के लिए खाद का कार्य करती हैं। तो इस तरह की फसल को हम हरी खाद की फसल कहते हैं। तो इसका विशेष उपयोग ये है कि हरी खाद के रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, उस तरह की फसलों को हम यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे हो गया आपका सनई हुआ, ढैंचा, ज्वार, मूंग, लोबिया, ये सब ऐसी फसलें हैं जो कि कम समय में बहुत तेज़ी से अपना वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और केवल 6 से 8 सप्ताह बाद इसको हम ग्रो करके हम सीधे क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर उसको दबा देते हैं। फिर आपका तीसरा इसमें वर्ग है कीट आकर्षक फसल। इस तरह की फसलों में ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ फसलों में कीट का प्रकोप आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो कीटों का जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह का है कि एक ही फैमिली के जो प्लांट्स होंगे उन्हीं प्लांट्स पे वो कीट सर्वाइव करते हैं। मतलब कहना चाहिए कि वो एक क्रॉप पे सर्वाइव नहीं करेंगे, उस फैमिली के जो सारे क्रॉप हैं उनको कोई भी क्रॉप मिल जाए वहाँ पे वो सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे मामले में जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो ये देखा है कि आपका कपास और जो भिंडी है, कपास और भिंडी एक ही फैमिली के प्लांट हैं। अब कपास में जो कीड़े आते हैं, कपास में आपके जो कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमने मेन फील्ड पे जो कपास लगाया है उसके चारों ओर हम क्या करते हैं कि भिंडी की फसलों को ग्रो कर देते हैं। उसके चारों ओर अपन 2 से 3 रो जो है भिंडी की फसल अपन लगा देंगे। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जब इंसेक्ट का प्रकोप होगा, इंसेक्ट सेंटर से तो आएगा नहीं, इंसेक्ट जो है बाहर फील्ड से जब आएगा तो सबसे पहले वो किस पे अटैक करेगा, वो भिंडी के पौधे पे अटैक करेगा और भिंडी के पौधे पे पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो अंदर की जो कपास की फसल है वो आपकी हमेशा सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह का जो कैटेगरी है उसको अपन ये कहते हैं कि आपका कीट आकर्षक फसलें। मतलब एक ही टाइप के फैमिली के प्लांट को अपन इस तरह से यूज़ करते हैं कि एक क्रॉप आपका सक्सेसफुली ग्रो हो और दूसरा क्रॉप उसको प्रोटेक्ट करने में उसकी मदद करे। तो किसी मुख्य फसल के चारों ओर ऐसी सहायक फसल उगाना जो कि मुख्य फसल के कीट को अपनी ओर आकर्षित करे, कीट आकर्षक फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट फिर अगला उपयोग के आधार पर अपन देखेंगे तो नकदी फसलें। नकदी फसलें का मतलब ये है कि वो फसलें जिसको किसान अपने घर पे प्रोसेस ना करके उसको पूरा का पूरा बाजार में बेचता है या केवल उसको मुद्रा के
पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको लाभ कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ग्रो करता है, ना कि उपयोग के आधार पर। तो इन फसलों को उगाने का मुख्य जो उद्देश्य होता है उसको बाज़ार में बेचकर नकदी प्राप्त करना होता है, और इसीलिए इसको अपन नकदी फसल कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि गन्ना हुआ, कपास हुआ, चाय हुआ, तंबाकू हुआ, रबड़ हुआ, ये सब ऐसी क्रॉप हैं कि जिसे किसान जो अपने घर पे यदि ग्रो करता है तो इसका कोई भी भाग, या कहना चाहिए गन्ने को अपन थोड़ा सा छोड़ दें तो इन सारी फसल का कोई भी भाग वो अपने घर के स्तर पर उपयोग में नहीं ला सकता। जबकि इसके अपोजिट अपन देखें कि धान हो गया, गेहूं हो गया, या इस तरह की जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के बाद क्या है, उसका कुछ भाग वो अपने घर के लिए भी उपयोग में ला सकता है। तो नकदी फसल में आपका यही एक मेन चीज़ है कि इसका जो उगाने का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि इसको बाज़ार में बेच के इसको लाभ प्राप्त करना होगा। फिर आपका अगला ये है कि अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलों का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मेन सीज़न का क्रॉप है उसको हमने लगाया, तो या तो बुआई में लेट हो गया, या फिर लगाने के बाद ये हुआ कि आपका किसी वजह से, कीट की वजह से या इरिगेशन की वजह से, कोई भी कारण से वो क्रॉप हमारी ख़राब हो गई। अब जब वो क्रॉप ख़राब हो गई तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो उस क्रॉप से जो हुआ लॉस हुआ है उसको हम कम करने के लिए हम कम ड्यूरेशन की क्रॉप जो है हम आगे लगाते हैं, ताकि हमारा होने वाला जो नुकसान है वो हमारा कम हो जाए। अब ऐसी स्थिति में हम लंबे टाइम की फसल नहीं ले सकते। हम उसके क्या करते हैं कि 2 सीज़न के बीच में जो छोटा सा जो गैप होता है, जो छोटे टाइम मतलब आपका छोटे ड्यूरेशन की क्रॉप है, उसको अपन ग्रो करते हैं, ताकि हमारा जो होने वाला लॉस है वो कुछ मात्रा में हमको क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो इस तरह की जो फसल है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतर्वर्ती फसल। किसी कारणवश जब आपका मुख्य फसल आपका खेत में नष्ट हो जाए या बुआई में विलम्ब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को बोना ही अंतर्वर्ती फसल कहलाती है। जैसे अंतर्वर्ती फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो मूंग का किया जाता है। मूंग हो गया, अपन सामा भी ले सकते हैं और लाही भी ले सकते हैं, लेकिन अंतर्वर्ती फसल के रूप में जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो आपका मूंग है। फिर आपका सूचक फसल। सूचक फसल का मतलब ये है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो आपका कल्टीवेशन का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कमी है उसकी जानकारी बहुत पहले दे देती है। जैसे मान लो सॉइल में आपकी उर्वरक की कमी है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि उर्वरक की कमी का प्रभाव उनमें जल्दी दिखाई देता है, ठीक है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, सूचक फसल। मतलब वो कोई कमी की जानकारी हमको पहले दे देती हैं ताकि हम उसको आगे उसका करेक्शन कर सके। तो इस तरह की जितनी भी क्रॉप हैं वो आपके सूचक फसल के कैटेगरी में आएगा। ऐसी फसलें जो कि भूमि के किसी पोषक तत्व या नमी की कमी के लक्षण को अन्य फसलों की तुलना में जल्दी प्रदर्शित करती हैं वो आपकी सूचक फसलें कहलाती हैं। जैसे आपका मक्का हुआ, मक्के में आपका जो अब यदि सॉइल में आपका उर्वरक नहीं है या फिर पोषक तत्व नहीं है या नमी की जो कमी हो रही है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके मक्के में बहुत तेज़ी से दिखाई देता है। तो इसलिए मक्के को अपन सूचक फसल की कैटेगरी में डालते हैं।